हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि अधिशोषण के प्रकार पढ़ाया जा रहा था। तो अधिशोषण के प्रकार में दो प्रकार का होता है। पहला था भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में भौतिक अधिशोषण पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद पढ़ना है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन पे देखेंगे तो यह इसको रसावशोषण भी कहते हैं। इसको केमीजॉर्प्शन भी कहते हैं। केमीजॉर्प्शन या इसको रसावशोषण भी कहते हैं। रसावशोषण रसावशोषण भी कहते हैं। तो जब क्या होता है कि जैसा कि पिछले वीडियो में भौतिक अधिशोषण के बारे में बताए भी थे, जैसे कोई किसी ठोस या द्रव का लेयर हो, या ठोस या द्रव की सतह, तो किसी भी ठोस या द्रव की सतह हो या ठोस या द्रव का लेयर हो, उस पर क्या होता है कि कोई कण आकर जुड़ते हैं। कण इसमें कि अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकते हैं। अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकते हैं। तो यह आकर इस ठोस या द्रव की सतह पर आकर जुड़ता है। तो इस जुड़ने का जो क्रम होता है उसे अधिशोषण कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु किसी ठोस या द्रव की सतह पर अणु, परमाणु या आयनों का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण में अब यह जो अणु जुड़ता है, अणु या परमाणु या आयन कोई भी जुड़ता है, तो यहाँ पर कुछ तो भौतिक बलों द्वारा जुड़ते हैं। तो जब भौतिक बलों द्वारा जुड़ते हैं तो वह भौतिक अधिशोषण होता है। जब रासायनिक क्रिया द्वारा जुड़ते हैं तो उसे, या रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़ते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह रासायनिक आबंधों द्वारा यह जुड़ता है। तो जब रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ता है तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य के कण, इसको क्या कहते हैं? अधिशोष्य। और इसको क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक।
यानी कि जिस पर आके जुड़ता है, जिस पर कण आके जुड़ते हैं उसे अधिशोषक कहते हैं, और जो कण आकर जुड़ता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। तो जो अधिशोष्य के कण होते हैं वह अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़ता है। तो ऐसे अधिशोषण को क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा हो जाएगा कि जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़ता है, अब रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़ता है तो उसे कहते हैं रासायनिक अधिशोषण या रसावशोषण, केमिजॉर्प्शन, या केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। तो जो रासायनिक अधिशोषण होते हैं वह, जो रासायनिक अधिशोषण की जो प्रकृति होती है, यहाँ पर जो जुड़ता है वह सहसंयोजक भी हो सकता है और आयनिक बंध भी हो सकता है। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजकता जिसको कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध द्वारा जुड़ता है। तो यह जो बंध होता है वह थोड़ा प्रबल होता है। भौतिक अधिशोषण भौतिक बलों की अपेक्षा यह क्या होता है? प्रबल होता है। तो इस पर क्या होता है कि अगर इस पर ताप बढ़ाते हैं या ताप बढ़ाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? अधिक होने लगता है। यानी कि रासायनिक अधिशोषण में क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वह ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? अधिक होने लगता है। क्योंकि ताप बढ़ाते हैं, जब रासायनिक अधिशोषण होता है तो ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने पर यह एक दूसरे में क्या होते हैं? एक दूसरे से क्रिया कर जाते हैं। क्रिया करने के कारण इस ताप जितना ही अधिक बढ़ाते जाते हैं उतना ही रासायनिक अधिशोषण उतना ही वृद्धि करता जाता है। और यह जो अधिशोषण होता है अनुत्क्रमणी होता है। अनुत्क्रमणी मतलब कि एक बार बन गया फिर उसके बाद फिर पुनः नहीं बनता। तो यह जो रासायनिक अधिशोषण होता है वह क्या होता है? अनुत्क्रमणी होता है। और अब यह भी जो प्रक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। मतलब कि रासायनिक अधिशोषण जब होने लगता है तब वो इससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहते हैं? रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब अधिशोष्य के कण जब अधिशोष्य के कण यहाँ पर हो जाएगा अणु, परमाणु या आयन
अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों द्वारा, रासायनिक आबंधों द्वारा, रासायनिक आबंधों द्वारा बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं। रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण कहलाते हैं। रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध, रासायनिक बंध की प्रकृति सहसंयोजक या आयनिक प्रकृति के हो सकते हैं, प्रकृति के हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताए भी थे, यहाँ पर कि जो रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है वह सहसंयोजक हो सकती है या वैद्युत संयोजक हो सकती हैं। वैद्युत संयोजक को ही आयनिक बंध भी कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण की तुलना में जो रासायनिक अधिशोषण में जो ताप परिवर्तन होता है वह अधिक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भौतिक अधिशोषण की तुलना में रासायनिक अधिशोषण की ऊष्मा, अधिशोषण की ऊष्मा परिवर्तन एंथैल्पी बहुत अधिक 200 किलो जूल पर मोल होती है,
इस अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर रासायनिक यौगिक बन जाते हैं। रासायनिक यौगिक बन जाते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके थे आप लोगों को कि जो जब रासायनिक बंध द्वारा जब जुड़ते हैं तो वह क्या होता है कि वह यौगिक बना लेते हैं। इसलिए जो ताप परिवर्तन होता है वह भी अधिक होता है और जो ही ताप बढ़ाते हैं तुरंत रासायनिक यौगिक बनना शुरू हो जाता है। इसलिए जब एक बार यौगिक बन जाते हैं तो वह पुनः मूल अवस्था में नहीं आ पाते। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो यह अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है। अतः ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण में वृद्धि होती है। यह अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माक्षेपी होता है। तो इस प्रकार से आप लोग रासायनिक अधिशोषण देख लिए। अब अगला हेडिंग होगा ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक
प्रभावित करने वाले कारक पहला हो जाएगा गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति तो ठोस पर जो गैसों का अधिशोषण होता है, यानी कि जो अधिशोषक होगा यहाँ पर यह क्या होगा, ठोस होगा, और इस पर जुड़ने वाला जो पदार्थ होगा, जो कण होगा, वह क्या होगा, गैस होगा। तो इस गैस को क्या कहेंगे, अधिशोष्य कहेंगे, अधिशोष्य। और इसको क्या कहेंगे, अधिशोषक कहेंगे, अधिशोषक। तो यहाँ पर जब कहा है कि ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ठोस अधिशोषक हो जाएगा और गैस क्या होगा, अधिशोष्य होगा। तो जो जिस गैस में द्रवित होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, यानी कि जो गैस जल्दी से द्रवित हो जाएगा, उसका अधिशोषण अधिक मात्रा में होगा, और जिस पदार्थ के द्रवित होने की प्रवृत्ति कम होगी, उसका अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। तो यह गैसों का जो क्रांतिक ताप होता है, तो अगर क्रांतिक ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, क्योंकि कोई भी गैस क्रांतिक ताप पर ही जल्दी से द्रवित हो जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो गैस, यानी कि गैसों की सरलता से, गैसों की सरलता से द्रवित होने की क्षमता में के साथ वृद्धि के साथ उनके अधिशोषण में वृद्धि होती है, जैसे CO2, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको कहेंगे, HCl, NH3, Cl2 आदि का अधिशोषण अवशोषण अधिक होता है। तो जो गैस आसानी से क्या होता है, सरलता से द्रवित हो जाता है, तो अधिशोषण में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है।
तो दूसरा कारक होता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दाब का प्रभाव होगा, दाब के प्रभाव में क्या होता है कि तो दाब के प्रभाव में क्या होता है कि अगर कम दाब पर दाब कम कर दिया जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा दाब बढ़ा दिया जाए, तो रासायनिक अधिशोषण होने लगता है और गैसों का के अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि किसी भी ठोस की सतह पर अगर दाब डाला जाता है तो वह क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। कम दाब पर कम दाब पर दाब में वृद्धि, दाब में वृद्धि दाब में वृद्धि से गैसों गैसों के अधिशोषण अधिशोषण गैसों के अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। तो कम दाब पर दाब में वृद्धि से गैसों के अधिशोषण की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। कम दाब हो और दाब में जब वृद्धि की जाती है तो गैसों का अधिशोषण क्या होता है, बढ़ने लगता है। तीसरा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव तो जो अधिशोषण होता है वह ऊष्माक्षेपी होता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर लासा तलीय के नियमानुसार अधिशोषण क्या होता है, घटेगा और कम ताप पर अधिक होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ को जैसे गर्म करते हैं तो उस पर क्या होता है, अधिशोषण कम होगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण क्या होगा, वहाँ के वातावरण पर उसके यानी कि ठोस के चारों ओर क्या होता है, गर्म वायु हो जाएगा, जिसके कारण वह अधिशोषण कम होगा। लेकिन अगर कम ताप किया जाता है तो कम ताप पर रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया
अतः ताप बढ़ाने पर लासा तेलिए के नियमानुसार अधिशोषण घटेगा कम ताप पर अधिक होगा और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा। और अब वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे तो दोस्त भी आराम से पढ़ते रहेंगे। चौथा पॉइंट हो जाएगा अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति। तो अधिशोषक का क्षेत्रफल जितना पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ये अधिशोषण क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाएगी और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे, अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल कम करेंगे या कम होगा तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो पैलेडियम होगा, यह पैलेडियम से ज़्यादा होगा क्योंकि कोलाइडियम कणों की संख्या, कणों का क्या होता है, आकार जो होता है ज़्यादा होता है। प्लेटिनम, गोल्ड और निकेल। तो जो अधिशोषक की प्रकृति होगी, अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बढ़ाते जाएंगे तो अधिशोषक की मात्रा बढ़ती जाएगी, अगर कम करेंगे तो अधिशोषक की मात्रा क्या होती है, घटती जाएगी।
और इस प्रकार आप लोग रासायनिक अधिशोषण इस वीडियो में रासायनिक अधिशोषण को देख लिए, और ठोसों पर गैसों का जो अधिशोषण होगा उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वह भी देख लिया आप लोग। इसमें ताप का प्रभाव होगा, गैसों की प्रकृति होती है, जो गैस आसानी से द्रवित हो जाएगा उसकी अधिशोषक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। और दाब के प्रभाव में अगर दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ताप अगर बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। और अधिशोषक की जो प्रकृति होती है, अगर अधिशोषक की प्रकृति यदि अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो अधिशोषक की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस प्रकार से थैंक यू। अब इसके बाद उत्प्रेरक पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में है तो उत्प्रेरक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।